नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज मैं लेकर आया हूं ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल रिसेशन क्या होता है, आर्थिक मंदी क्या होती है वर्ल्ड लेवल पर, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देखा गया है कि इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दुनिया में आजकल हो रही है, उससे पता चल पा रहा है कि दुनिया एक मंदी के दौर से गुजर रही है। मंदी का दौर आ भी सकता है। कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज इस पर काफ़ी मंथन कर रही हैं और सारे देश दुनिया के अंदर अपनी अपनी इकोनॉमी को लेकर के बड़े चिंतित हैं और वह इसका काफ़ी कुछ अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल रिसेशन आ सकता है या नहीं आ सकता। पिछले दिनों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टालिना ने कहा कि दुनिया में 1/3 देश आने वाले समय में, आने वाले इस साल के अंदर रिसेशन का एक्सपीरियंस झेल सकते हैं, यानी कि उनको अनुभव हो सकता है कि उनके देश के अंदर ग्लोबल लेवल पर रिसेशन मंदी आ सकती है। ऐसा IMF चीफ क्रिस्टालिना का कहना है कि 1/3 इकोनॉमी इससे इम्पैक्ट हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यह ग्लोबल लेवल पर किस तरह से आगे मंदी का दौर चल सकता है, हम समझने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है, क्या इज ग्लोबल रिसेशन लाइकली इन 2023? क्या 2023 के अंदर ग्लोबल मंदी आ सकती है? तो अभी तक हमने देखा है दुनिया के फेमस लगभग 58% इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि 50% देश मंदी के दौर से गुजर सकते हैं आने वाले 12 महीनों के अंदर, यानी कि मंदी का दौर जारी रह सकता है पूरी दुनिया के अंदर। तो क्या इस मंदी के दौर पे हमारा देश इंडिया, क्या इस पर कोई असर होगा? हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ आंकड़ों से, कुछ इनपुट्स के हिसाब से। सवाल ये है, क्या इज रिसेशन कमिंग टू इंडिया इन 2023? तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, रिसेशन कमिंग टू इंडिया 2023 में इसके कयास लगाए जा सकते हैं कुछ वजहों से। देयर आर सर्टेन रीजन्स। चलिए उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ सम जनरल इंफॉर्मेशन हमको बताती है, जैसे नंबर 1 ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर दुनिया के अंदर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है तो इसका इम्पैक्ट जाहिर है हमारे देश पर भी पड़ सकता है। हमारे देश पे इसका असर कैसे होगा? इंटरनेशनल लेवल पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थम सी जाती हैं, बहुत कम होती है, जिससे हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर गहरा असर पड़ता है। नंबर 2 इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर बहुत अधिक असर पड़ सकता है। अगर मंदी के चांसेस बढ़े तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, जिससे हमारे देश के इनकम और रोज़गार भी नहीं होगा। हमारे देश के अंदर चीज़ों का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लोगों में बेरोज़गारी ज़्यादा आने के चांसेस है। नंबर 3 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि FDI। अगर FDI हमारे देश के अंदर कम होती है इंटरनेशनल रिसेशन की वजह से, तो हमारे देश के अंदर बहुत अधिक हमारे इंडस्ट्रीज़, हमारे बेरोज़गारी बढ़ सकती है। इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां रुक सी जाती हैं। तो नंबर 4 ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जब रिसेशन होगा, ग्लोबल रिसेशन होगा, तो प्राइसेस वस्तुओं के, गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे देश के अंदर उनको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी कोशिश यही होती है कि हम उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट
कर सके। नंबर 5, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर देखा गया कि इन्वेस्टमेंट, FII, FDI और फॉरेन इन्वेस्टर्स प्लस हमारे अपने देश के अंदर इक्विटीज़ में पैसा, फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा कम लगता है, जिसकी वजह से इक्विटीज़ के रेट यानी कि शेयर्स के रेट कम होते हैं, और जब कम होते हैं तो प्राइजेस उनके गिरते हैं, शेयर्स के गिरते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग सर्वे 2022 क्या कहता है? ब्लूमबर्ग का सर्वे यह कहता है कि 70% चांस है रिसेशन आने के 2023 में, ऐसा ब्लूमबर्ग का मानना है। बिस ईयर 2022 सवाल ये आता है कि अगर ये रिसेशन आया तो कितना लंबा चलता है? अक्सर देखा गया कि 2 महीने से 18 महीने तक यह मंदी बनी रहती है ग्लोबल लेवल पर। एवरेज निकल के आया है 10 महीने यानी कि 10 मंथ्स तक गरीबी ग्लोबल लेवल पर टिकी रह सकती है, जिससे पूरे दुनिया के अंदर हर देश, ऑल इकोनॉमीज इफेक्ट होता है, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब लास्ट में एक सवाल बनता है हमारा कि हाउ टू सर्वाइव इफ रिसेशन 2023 में आता है, तो उसको हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो कुछ मेजर्स हैं दोस्तों, जैसे कुछ एक क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड रखना होगा ताकि कोई मुश्किलात पैदा हो फ्यूचर में तो उससे हम निपट सके। नंबर 2, कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को कम करना होगा ताकि आप रिसेशन से, हम सब रिसेशन से, मंदी से पार पा सके। थर्ड, प्लान योर फ्यूचर फाइनेंसेस, अपने फ्यूचर फाइनेंसेस को प्लान अच्छी तरह से करें। नेक्स्ट, लर्न न्यू स्किल्स और कन्वेंशनल ट्रेडिशनल व्यवसाय स्किल्स को छोड़ के नए नए स्किल्स सीखें, जिसमें इनकम का और जरिया बढ़े और नई चीज़ सामने पैसे निकल के आए और उस पैसे का हम इमरजेंसी में उपभोग कर सकें। नेक्स्ट, लुक फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम, इसी तरह से हमको एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी समझना होगा। अवॉइड पैनिकिंग, यानी कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन से निपटने के लिए। अगर हम कामली, बड़ी शांति से इसको प्लान करते हैं एज ए परिवार के तौर पर, ग्रुप्स के तौर पर, इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, देश तो इस सब चीज़ से वाकिफ़ है और वह अच्छी तरह से इससे जूझ सकता है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में, हमारा देश भारत बहुत ही मजबूत है इकोनॉमिकली, इसको आसानी से इतना इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं होता। फिर भी चूँकि हम ग्लोबल लेवल पर इस बात को कर रहे हैं और आज के ज़माने में सब देश एक दूसरे से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ग्लोबल लेवल पर जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा इसका असर सभी देशों पर होता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।